अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। मैं आज आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे डॉन की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर आखिर तक 4 मई 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम ने उसको इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर होने तक जब से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, कितने बड़े बड़े जुर्म किए। पहले एक साधारण इंसान था, एक साधारण और सीधा इंसान कैसे जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा बादशाह बन गया, सारी चीजें आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अनिल दुजाना की ये कहानी स्टार्ट करते हैं। अनिल दुजाना की ये कहानी एक फिल्मी हीरो की तरह है। बिल्कुल आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि अनिल दुजाना की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, जो पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस मिलकर भी उसको ढूंढने में असफल रही थी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले कि अनिल दुजाना की अपराध की दुनिया के तरफ हम कदम बढ़ाएं, सबसे पहले मैं आपको इसकी ज़िंदगी का वो हसीन पल बता देना चाहता हूं जब इसकी ज़िंदगी में खुशी आई थी और उसके बाद इसकी ज़िंदगी किस तरह से अपराध की दुनिया में ढलती चली गई। ये बात है 16 फरवरी सन 2019 की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर एक अदालत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 21 साल थी, दुल्हन के भेष में सज धज कर अदालत में जाती है और वहां पर जाकर के बैठ जाती है। तभी कुछ ही समय के बाद वहां पर एक कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना की एंट्री होती है। वो अपनी पेशी के लिए वहां पर कोर्ट में आया होता है। जब उसकी पेशी कंप्लीट हो जाती है, वो जाने के लिए जैसे ही कोर्ट से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी ये लड़की जो दुल्हन के भेष में वहां पर बैठी हुई थी, आगे बढ़कर अनिल दुजाना के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये देख अनिल दुजाना अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और इस लड़की को पहना देता है। तभी ये लड़की भी अपने साथ एक अंगूठी लेकर के आई होती है और ये भी वो अंगूठी अनिल दुजाना को पहना देती है और इस तरह से इनकी शादी और सगाई हो जाती है। इस पूरी घटना को देख वहां पर जो सैकड़ों लोग और प्रशासन वहां पर खड़ा हुआ था, वो चौंक जाता है कि आखिर ये कौन है। अगले दिन अखबार में जब खबर छपती है कि ये लड़की, जिसका नाम नेहा है, उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली है और इसके पिता का नाम है लीलू यादव। लीलू यादव का एक विवाद चल रहा होता है अपने ही गांव की 40 बीघा जमीन पर। लीलू यादव का जिस आदमी से ये विवाद चल रहा होता है उसका नाम होता है राजकुमार और उसकी 2 लड़कियां होती हैं, जिसने अपनी लड़कियों की शादी वहीं के लोकल अपराधियों से करा दी थी, जिसके कारण जिनको टक्कर देने के लिए लीलू यादव ने अपनी बेटी की शादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन अनिल दुजाना के साथ की। ऐसा ही हुआ जैसा वो सोच रहा था और जैसे ही अनिल दुजाना उसका दामाद बनता है, वहां के लोकल गुंडे वहां से सफा हो जाते हैं और लीलू यादव की जमीन से उसको छुटकारा मिल जाता है और सारी जिंदगी नॉर्मल वे में चलने लगती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अनिल दुजाना के पहले अपराध की तरफ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले के पास में एक थाना पड़ता है, बादलपुर थाना। बादलपुर के क्षेत्र में सन 1970 के समय की बात है। वहां पर एक कुख्यात डाकू रहा करता था जिसका नाम था सुंदर डाकू। लोग उसको सुंदर दुजाना भी कहते थे क्योंकि वो दुजाना गांव का रहने वाला था। ये वही डाकू था जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारने के लिए उनकी सुपारी ली थी। जब ये बात आसपास के गांव के लोगों को पता चली और वहां के पुलिस प्रशासन को पता चली कि सुंदर डाकू सुंदर दुजाना ने प्रधानमंत्री को मारने की सुपारी ले ली है, तो इसके बारे में बहुत सारी खबरें छपना शुरू हुई और इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गया। प्रशासन को जब ये पता लगता है कि इंदिरा गांधी को मारने का ये फिराक में है दुजाना डाकू, तो प्रशासन वहां पर घात लगा करके बैठ जाता है और पुलिस के द्वारा इस दुजाना डाकू को गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है और इसका चैप्टर वहीं के वहीं क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय आगे बीतता जाता है, गाँव वाले नॉर्मल वे में अपने जी रही होते हैं। तभी कुछ सालों के बाद वहां पर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है अनिल नागर। अनिल नागर एक मासूम सा बच्चा होता है जो नॉर्मल वे में अपने गांव के अंदर जी रहा होता है। लेकिन सन 2002 जब लगती है, सन 2002 में इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है साइकिल चोरी का। ये छोटा सा मासूम बच्चा गांव वालों से, अपने माता पिता से रो रो कर ये बोलता है कि मैंने साइकिल की चोरी नहीं की, माँ पिताजी ये सारी बातें मेरे ऊपर झूठी लगाई गई हैं, मेरे ऊपर मुकदमा झूठा लिखाया गया है, मैंने साइकिल चोरी नहीं की। लेकिन उसकी बात का विश्वास करने वाला वहां पर कोई नहीं था। इसके बाद लोगों के लिए उसके मन में धीरे धीरे जहर भरना शुरू हो जाता है। लोगों के बर्ताव से उसके मन में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और वो सोचता है कि मेरे दामन पे जो साइकिल चोरी का दाग लगा है अब वो तो मिट नहीं रहा है, लोग तो मुझे चोर की नज़र से देख रहे हैं।
अब मैं अपना नाम ही बदल लेता हूँ। तो इस घटना से प्रेरित होकर उसने अपना नाम अनिल नागर से बदलकर अनिल दुजाना रख लिया। अब उसने सोचा था कि जो मैंने अपना नाम रखा है आगे भविष्य में मुझे इसी तरह के काम करना है। तो धीरे धीरे समय इसी तरह से और आगे बढ़ता है। अब आता है साल 2002। साल 2002 में अनिल दुजाना की एंट्री होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक थाना पड़ता है कबीर नगर। कबीर नगर थाना क्षेत्र में एक शख्स रहता था हरबीर पहलवान। तो हरबीर पहलवान का वहां पर बहुत ज्यादा नाम था, लोग उनको बहुत मानते थे। सबसे पहला जो मर्डर किया था अनिल दुजाना ने वो हरबीर पहलवान का किया था। हरबीर पहलवान का मर्डर करने के बाद लोगों में एकदम भय का माहौल सा छा गया था और अनिल दुजाना का नाम अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जा रहा था। जुर्म की दुनिया में जो उसने एक बार अपना कदम रखा उसके बाद उसने फिर उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार फिरौती मांगी, लोगों की जमीनों पे कब्जा कराया, लोगों की जमीनें एक से एक पार्टी से निकाल के दूसरी पार्टी को दे, रंगधारी का बिजनेस किया, वसूली का बिजनेस किया, बहुत सारे अपराध की दुनिया में उनने आगे बढ़ता चला गया और नाम कमाया। समय जहां पर अनिल दुजाना रह रहा था वहां पर ऑलरेडी वहां पर दो गैंग एक्टिव होते हैं। उन दोनों गैंग के बीच में आपस में गैंग वार होता है और एक गैंग के मुखिया की वहां पर गैंग वार में हत्या हो जाती है। अब यहां से एंट्री होती है अनिल दुजाना की एक गैंग के अंदर। जिस गैंग के मुखिया की हत्या हुई थी वहां पर अनिल दुजाना की एंट्री होती है और वो कहता है कि तुम्हारे मुखिया को जिसने मारा है दूसरी गैंग वालों ने, उससे मैं आपकी गैंग के मुखिया की हत्या का बदला लूंगा। यहाँ पर एक पूरी प्रॉपर गैंग अनिल दुजाना को मिल जाती है, उससे हाथ मिला लेती है और एक स्ट्रॉन्ग गैंग बना करके अनिल दुजाना दुश्मन गैंग के मुखिया को मारने के फिराक में बैठ जाता है। दुश्मन गैंग का जो मुखिया है उसके भतीजे की गांव में शादी हो रही होती है। मुखिया अपने भतीजे की शादी में गांव के अंदर गया हुआ होता है, शादी का माहौल चल रहा होता है। तभी AK-47 लेकर अनिल दुजाना और उसके साथ में जो गैंग के लोग थे वो ताबड़तोड़ दुश्मन गैंग के मुखिया के ऊपर गोलियां चलाते हैं, फायरिंग चलाते हैं। किसी तरह से दुश्मन गैंग का जो मुखिया था वो वहां से बच करके निकल जाता है, लेकिन उससे अलग 3 लोगों की वहां पर हत्या हो जाती है। जब ये मामला अगले दिन अखबार में छपता है कि AK-47 से गोलियां चलाई गई, क्योंकि भारत के अंदर AK-47 राइफल रखना मतलब आतंकवादी होना। आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास AK-47 राइफल है तो आपकी कहीं ना कहीं जो टर्म्स हैं वो आतंकियों से हैं। इस घटना को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके लोगों ने चलाया, अखबारों में छपा, टीवी में दिखाया गया। उसके बाद अनिल दुजाना का नाम और ज़्यादा फेमस होने लगा। अब इसके पीछे जो है पुलिस पड़ जाती है और कई सारे ये बैक टू बैक मुकदमे इसके ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं। इस घटना के बाद पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस अब अनिल दुजाना के पीछे पड़ जाती है और आखिरकार सन 2012 जनवरी के अंदर अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। अब इसके जेल जाने के बाद इसके 2 ऐसे दोस्त जो इसके बहुत खास आदमी थे उस गैंग के बाहर बचते हैं, जिनका एक का नाम होता है रणवीर भाटी और दूसरे का नाम होता है अमिश कासना। ये दोनों लोग जेल से बाहर रहकर इसके लिए काम करते हैं। अब चाहे किसी की हत्या कराना हो, किसी से वसूली कराना हो या कोई और अपराध कराना हो, अनिल दुजाना जेल के अंदर रहकर इन लोगों की मदद से बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहा था। लेकिन इसी बीच दुश्मन गैंग का जो लीडर था सुंदर भाटी अपना बदला लेने के लिए दुजाना गांव पहुंचता है, अनिल दुजाना के गांव, क्योंकि उसके साले की शादी में जिस तरह से लगातार अंधाधुंध अनिल दुजाना ने AK-47 से गोलियां चलाई थी और 3 लोगों को मारा था, उसका बदला लेने के लिए अब दुश्मन गैंग का जो लीडर था सुंदर भाटी वो पहुंच चुका था अनिल दुजाना के गांव। जिस तरह से दुश्मन गैंग के लीडर के ऊपर अनिल दुजाना ने AK-47 से हमला किया था, ठीक उसी तरह दुश्मन गैंग का जो लीडर था वो अनिल दुजाना के गांव पहुंचता है और वहां पर जाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। इस दुश्मन गैंग के लीडर का नाम होता है सुंदर भाटी। तो सुंदर भाटी जब लगातार गोलियां वहां पर चलाता है तो दुजाना गांव में जो अनिल दुजाना का छोटा भाई रहा करता था जय भगवान, उसकी गोली लगने से वहां पर हत्या हो जाती है। जब ये खबर जेल के अंदर अनिल दुजाना के पास पहुंचती है कि उसके छोटे भाई की जय भगवान की हत्या कर दी गई है सुंदर भाटी के द्वारा, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और फिर से सुंदर भाटी को मरवाने के लिए जेल के अंदर एक प्लान बनाता है। और अनिल दुजाना अब एक प्लान बना करके सुंदर भाटी के ऊपर लगातार फिर से एक बार इतनी गोलियां चलवाता है, लेकिन किस्मत का अच्छा होने के कारण सुंदर भाटी फिर से अनिल दुजाना की गोलियों से बचकर वहां से निकल जाता है। सुंदर भाटी के वहां से बच के निकलने के बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और साल आता है साल 2019। साल 2019 में जनवरी का महीना होता है। दिल्ली के नंद नगरी में रहने वाले एक बहुत बड़े व्यापारी से अनिल दुजाना का नाम लेकर 50 लाख रुपयों की मांग की जाती है।
तभी ये व्यापारी अपनी जो शिकायत पुलिस में और लोगों में बताता है कि मुझसे अनिल दुजाना के नाम से 50 लाख की रंगधारी की वसूली करने के लिए लोग आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तभी ये खबर अखबारों में छपती है, टीवी पे चलती है और अनिल दुजाना का नाम बहुत ज़्यादा फेमस होने लगता है। लोग सोचते हैं और प्रशासन और सरकार सोचता है कि आखिर जेल के अंदर से रह करके ये सारे इतने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम कैसे दे रहा है। अनिल दुजाना पर इस समय लगभग 18 मुकदमे हत्याओं के थे और 44 मुकदमे रंगधारी के, जमीन पर कब्जा के और अन्य अपराधों के थे। लगभग टोटल मिलाकर इसके ऊपर 62 मुकदमे इस समय दर्ज थे। अब इसका नाम टीवी पर, अखबारों में, सुर्खियों पर हर जगह चल रहा था, अनिल दुजाना। इसके बाद धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता है। 2019 से आगे बढ़कर अब साल आ जाता है सन 2021। तो सन 2021 में इसको जमानत के लिए इसकी मंजूरी मिल जाती है, अदालत में इसको जमानत मिल जाती है, जिसके बाद ये बाहर आता है। लोग सोचते हैं कि अनिल दुजाना जेल काट करके बाहर आया है, शायद अभी अच्छे काम करेगा, लेकिन जैसे ही अनिल दुजाना सन 2021 में जमानत लेकर जेल से बाहर निकलता है, फौरन बुलंदशहर के रहने वाले एक बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए की मांग करता है। साथ ही साथ अपने नजदीक के गांव में रहने वाले एक प्रधान की हत्या भी इसने करवाई थी। तो 2 केस इसके ऊपर तुरंत और दर्ज हो जाते हैं। जब ये 2 केस इसके ऊपर दर्ज हो जाते हैं, साल 2021 चल रहा होता है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आ जाती है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीमें इसको ढूंढने में लग जाती हैं और लगातार 20 टीमें बना करके अनिल दुजाना के ऊपर 25,000 का इनाम रखा जाता है और इसको हर गांव, हर जगह पर इसको खोजने की तलाश जारी कर दी जाती है। तभी 4 मई सन 2023 को बागपत से मुजफ्फरनगर जाते हुए अनिल दुजाना की गाड़ी को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और अनिल दुजाना बचने की कोशिश करता है। बचने की कोशिश में उसकी गाड़ी जाकर के एक पेड़ से टकरा जाती है। जब वो रुक करके देखता है तो उसको क्या महसूस होता है, उसको क्या दिखाई देता है कि उसके चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है। उसको चारों तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की, एसटीएफ की टीम ने घेर लिया है। अब वो घबराहट में पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है और 15 राउंड यानी कि 15 बार फायर करता है पुलिस के ऊपर। तभी उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम अपने बचाव में उसके ऊपर भी फायर करती है। इसी दोनों तरफ की गोलियां चलने में पुलिस के द्वारा उसका इनकाउंटर हो जाता है, उसको गोलियां लग जाती हैं। जख्मी हालत में पुलिस उसको लेकर के जब अस्पताल की तरफ जाती है तो अस्पताल में डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है और अनिल दुजाना की कहानी यहीं के यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैंने अभी आपको अनिल दुजाना की सुनाई, उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े कुख्यात अपराधी रह चुके हैं, ये देखकर मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, लेकिन इतने बड़े बड़े अपराधियों की कहानी जानकर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं, क्या वहां पर ऐसे लोग भी रहते थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज।